हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चली होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के एक टॉपिक पे जो 2024 के मेंस में पूछा गया सवाल इससे मुख्य परीक्षा में। उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बादल का फटना या बादल प्रस्फोट। ये एक्चुअल में जो प्रश्न है बादल का फटना, ये मेंस के एग्जाम में फर्स्ट पेपर में आया है जीएस में। लेकिन इसको देखेंगे कि यही सेक्शन या यही टॉपिक सीधे अगर आपके थर्ड पेपर में आता है, पेपर नंबर 3 में आता है मेंस में, तो उसका आंसर कैसे देंगे, और फर्स्ट पेपर में आया है तो उसका आंसर कैसे देंगे। घटना एक है लेकिन इसकी व्याख्या या इसको डील करने की जो हमारी मेंटालिटी है या जो हमको इस क्वेश्चन का उत्तर लिखने का जो तरीका है वो फर्स्ट पेपर में अलग हो जाता है और थर्ड पेपर में अलग हो जाता है। क्लियर है। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का यही है बादल प्रस्फोट। इसको एग्जैक्टली बोला जाता है क्लाउड बस्ट, मतलब बादल का फटना क्या होता है और ये घटना किस तरह से किन किन भौगोलिक घटनाओं से रिलेटेड है या किन घटनाओं के आधार पर है। जाहिर सी बात है कि जब बादल के फटने की घटना होती है या बादल प्रस्फोट होता है तो इसके लिए कुछ भौगोलिक स्थितियों की आवश्यकताएं होती हैं। अगर वो भौगोलिक स्थितियां नहीं मिलेंगी तो बादल फटने या बादल प्रस्फोट की घटना नहीं होगी। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि बादल फटने की घटना क्या होती है। तो इसकी सबसे पहले देखते हैं परिभाषा क्या इसकी है कि किस चीज को या किस वर्षा को हम लोग बादल प्रस्फोट के रूप में डिनोट करते हैं। तो भारतीय मौसम विज्ञान के रूप में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब एक घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हो जाए, अर्थात एक घंटे के अंदर या कुछ ही समय में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हो जाए और यह एक सीमित क्षेत्र में घटना हो। सीमित क्षेत्र का मतलब है कि 20 वर्ग किलोमीटर या 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में जब यह घटना हो तो इसी घटना को हम लोग बादल प्रस्फोट के रूप में डिनोट करते हैं या इसी घटना को बादल प्रस्फोट के रूप में जाना जाता है। अर्थात परिभाषा में सबसे पहले यह देखना है कि किसी क्षेत्र विशेष में, अर्थात एक छोटे से क्षेत्र में, वह क्षेत्र 20 वर्ग किलोमीटर का भी हो सकता है, वह 30 वर्ग किलोमीटर का भी क्षेत्र हो सकता है, और जिसमें एक घंटे के अंदर या बहुत कम समय के अंदर बहुत तीव्र वेग से या तीव्र गति से वर्षा हो और मात्रा कितनी हो 100 ml यानी कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाए, तो इस घटना को ही बादल प्रस्फोट के रूप में जाना जाता है। और इस घटना के लिए कुछ विशेष भौगोलिक स्थितियां होनी चाहिए, तभी ये बादल प्रस्फोट की घटना हो सकती है। तो पहली भौगोलिक स्थिति जो इसके लिए जरूरी है या आवश्यक है कि बादल प्रस्फोट की स्थिति, वो है कि कोई पर्वतीय क्षेत्र हो या पहाड़ी क्षेत्र हो। तो सबसे पहले क्या है, तो ये पर्वतीय क्षेत्र में होगी, तो पर्वत हो या फिर इसके लिए क्या हो, पहाड़ी क्षेत्र हो। ठीक है। और उसमें भी पर्वत किस तरह के हों कि पर्वत जो पवनें आगे बढ़ रही हों या आर्द्र पवनें हों, इनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता हो। तो खास करके देखेंगे कि पहाड़ी ऐसी स्थिति में हो कि जिससे क्या हो कि ये पवनें अवरुद्ध हों, आगे ना बढ़ पाएं, और ये पवनें यहां अवरुद्ध होकर धीरे धीरे वायुमंडल में ऊपर उठें या तीव्र गति से वायुमंडल में उठें। तो सबसे पहले है कि पर्वतीय क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र हो, वहां पे ये घटना होगी। दूसरी इसके लिए भौगोलिक स्थिति जो जरूरी होती है, आवश्यक होती है, वो ये है कि आर्द्र वायु की लगातार पूर्ति होती रहे। मतलब ऐसी वायु जिसमें आर्द्रता की मात्रा हो, वो लगातार इसकी पूर्ति होती रहे। ठीक है, मतलब आर्द्र वायु लगातार आगे बढ़ती रहे। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, और यहां पर क्या हो कि जो वायु ऊपर उठ रही है वो बहुत तीव्र गति से वायु ऊपर उठ रही हो, मतलब वायुमंडल में जिसको बोलते हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ एयर, वायु का ऊपर उठना बहुत तेजी के साथ हो रहा हो। अब ध्यान से देखेंगे कि जब वायु ऊपर तेजी के साथ उठेगी तो ये वायु सामान्य ताप ह्रास दर की दर से, मतलब जिसको बोलते हैं सामान्य ताप ह्रास दर कि मतलब एक ऊंचाई के साथ जैसे जैसे वायुमंडल में वायु ऊपर उठती है, इसका तापमान निश्चित रूप से कम होता जाता है, और जो ताप ह्रास की दर है, सामान्य तापमान ह्रास की दर है, वो है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर की दर से। अर्थात अगर हम वायुमंडल में 1 किलोमीटर ऊपर जाएं या 1000 मीटर ऊपर जाएं तो जो वायु है इसका तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस, 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से कम होती जाए, तो इसी को क्या बोलते हैं, सामान्य ताप ह्रास दर बोलते हैं। जब वायु का तापमान कम होगा तो वायु में सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, बढ़ती है।
सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? बढ़ती है। सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? तो सापेक्षिक आर्द्रता एक अनुपात है। अनुपात किसके किसके बीच में है? कि एक निश्चित तापमान पर किसी वायु में आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता और उसी वायु में उसी तापमान पर वास्तविक आर्द्रता की मात्रा, इन दोनों के बीच में जो अनुपात है उसे ही हम बोलते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब होता है सापेक्षिक आर्द्रता क्या है? तो ध्यान से रखना है कि सापेक्षिक आर्द्रता को अगर हम फार्मूले के रूप में देखें तो सापेक्षिक आर्द्रता का मतलब होता है वायु में आर्द्रता की मात्रा, वायु में आर्द्रता की मात्रा, ठीक है, बटे वायु में आर्द्रता धारण करने की क्षमता। तो यहां पे हो गया वायु में आर्द्रता धारण क्षमता, और इसमें चूंकि प्रतिशत में इसको व्यक्त किया जाता है तो इसमें 100 से गुणा कर दिया जाता है। जब इसमें 100 से गुणा कर दिया जाएगा तो यही किस में आ जाएगा? प्रतिशत के रूप में आ जाएगा। तो इसको ध्यान से रखना है कि जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है यह वायु में आर्द्रता धारण करने की क्षमता और वायु में वास्तविक आर्द्रता की मात्रा के बीच अनुपात को व्यक्त करता है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% के आसपास हो जाएगी तो इसका मतलब है कि वह वायु पूरी तरह से क्या हो चुकी है? संतृप्त हो चुकी है। जब वायु संतृप्त हो जाती है तब यहां पर एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसको बोलते हैं संघनन। संघनन की प्रक्रिया क्या होती है कि संघनन की प्रक्रिया में जो गैसीय रूप में जल है, जलवाष्प के रूप में जो जल है, ये धीरे धीरे संघनित होकर या तो द्रव के रूप में बदल जाता है या फिर ये ठोस के रूप में बदल जाता है। और यहां पे एक और शब्द आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओशांक बिंदु। ओशांक बिंदु, ओशांक बिंदु। ये ओशांक बिंदु क्या है? तो यह 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है जिसको बोलते हैं ओशांक बिंदु। अब ध्यान से देखना है कि यहां पे कुछ ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को हम धीरे धीरे यहां पर इनकी व्याख्या करते जाएंगे और एक दूसरे के साथ इनको कोरिलेट करते जाएंगे। क्लियर है? तो थोड़ा सा हम लोग इस चीज को एक सीक्वेंशियल प्रोसेस में या क्रमबद्ध तरीके से इसको व्यक्त करते हैं कि किस तरह से ये जो हमारा बादल प्रस्फोट की घटना है या जो हमारा क्लाउड बस्ट की घटना है ये कैसे उत्पन्न होती है। तो फर्स्ट पेपर में चूंकि पूछा गया है तो यहां पे हम लोग फर्स्ट पेपर में इसको सिर्फ इसकी उत्पत्ति के कारण और आवश्यक दशाओं के बारे में चर्चा करेंगे। यही प्रश्न अगर पेपर 3rd में आता या पेपर नंबर 3 में आता तो डिजास्टर मैनेजमेंट के पेपर में आता या उस सेक्शन में आता तो वहां पे इसकी व्याख्या हम लोग अलग तरीके से करते। क्लियर है? तो थोड़ा सा देखते हैं कि जो बादल प्रस्फोट की घटना है इसके लिए कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां जिम्मेदार हैं और किन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ये बादल फटने की घटना होती है। क्लियर है? चलिए 1 बाय 1 करके इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि बादल प्रस्फोट की जो घटना है वो किस तरह से घटती है और इसके लिए कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखा जाएगा कि बादल प्रस्फोट की घटना कैसे घटती है और ये बादल प्रस्फोट की घटना के लिए क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। तो पहला तो हमने बता दिया था कि पहले पर्वतीय स्थिति हो, पर्वत हो, और वो पर्वत क्या हो? वायु के मार्ग में अवरुद्ध उत्पन्न करता हो, यानी कि उसके मार्ग में एक कहा जाए कि इस तरह से अवरोधक के रूप में हो। दूसरा हो आर्द्र वायु की लगातार पूर्ति हो। अब ध्यान से देखिए, ये जो आर्द्र वायु है यहां पर अगर मान लेते हैं कि ये एक पर्वत है और आर्द्र वायु इधर से आ रही है तो ये आर्द्र वायु इस पर्वत से जब टकराती है तो यहां पे ये क्या होती है? बाध्य होती है। आर्द्र वायु क्या होती है? बाध्य होती है कि इस पर्वत से टकराकर यह ऊपर की तरफ उठे। ये ऊपरी मुखी इसका क्या होता है? संचलन होता है। और यहां पर जब वायु तेजी के साथ ऊपर उठती है तो इसकी सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। सापेक्षिक आर्द्रता क्यों तेजी के साथ बढ़ती है? क्योंकि ऊपर की तरफ जितनी तेजी से वायु उठेगी इसका तापमान बहुत तेजी से कम होगा। जो अभी हम लोगों ने देखा था कि सामान्य तापहास दर क्या होती है कि प्रति 1000 मीटर पर वायु का तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से कम होता है। तो जैसे जैसे वायु का तापमान कम होगा इसकी सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती जाएगी और जैसे इस सापेक्षिक आर्द्रता 100% के आसपास होगी वायु पूरी तरह से क्या हो जाएगी? ये संतृप्त वायु हो जाएगी। और जब वायु संतृप्त हो जाएगी तो यहां पर जैसे ही
हिमांक बिंदु आएगा या ओसांक बिंदु आएगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास संघनन होगा तो इसको हिमांक बिंदु बोलते हैं, और 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास संघनन होगा तो इसको ओसांक बिंदु बोलते हैं। जैसे ही ये वायु, सापेक्षिक आर्द्रता वायु की 100% होगी, वैसे ही इसका संघनन शुरू हो जाएगा, और संघनन शुरू हो जाएगा तो यहां पे बादल का निर्माण शुरू हो जाएगा। और ध्यान रखना है कि जब वायु बहुत तेजी के साथ ऊपर उठती है तो यहां पे कपासी वर्षी मेघों का निर्माण होता है। किन मेघों का? कपासी वर्षी मेघों का निर्माण होता है। और ये कपासी वर्षी मेघ जो होते हैं ये बहुत मूसलाधार वर्षा करते हैं, गरज चमक के साथ मूसलाधार वर्षा करते हैं। तो ध्यान रखना है कि यहां से जब आर्द्र वायु आगे बढ़ती है, इसके मार्ग में जो पर्वत है अवरोध के रूप में होता है, तो यहां से वायु टकराकर इससे बाध्य होती है ऊपर उठने के लिए, और इसे ही कहा जाता है ट्रिगर प्रभाव। ट्रिगर प्रभाव क्या होता है कि यहां से वायु बहुत तेजी के साथ ऊपर उठेगी इस पर्वतीय भाग के अवरोध के कारण, और यहां पर मूसलाधार वर्षा होगी। अब मूसलाधार वर्षा होती है तो जो हमने पहले बताया था कि जो भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि वर्षा की मात्रा 10 सेंटीमीटर या इसी को बोलते हैं 100 मिलीमीटर प्रति आवर, मतलब 1 घंटा के अंदर 10 सेंटीमीटर की वर्षा हो, और किस क्षेत्र में? तो यह 20 या 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जब यह वर्षा मूसलाधार होती है, अल्प समय में होती है, तो इसे ही कहा जाता है बादल प्रस्फोट या क्लाउड बस्ट कहा जाता है। और इसमें कहा जाता है कि जैसे बादल वर्षा नहीं कर रहे हैं बल्कि पानी को क्या कर रहे हैं? उड़ेल रहे हों, मतलब बादलों में कोई विस्फोट हो गया हो जिससे पानी बहुत तेजी के साथ गिर गया। ठीक वैसे जैसे मान लीजिए ना, गुब्बारा है, गुब्बारे में हमने पानी भरा हुआ है और उस गुब्बारे में विस्फोट हो जाए तो पानी क्या होगा? अचानक नीचे गिर जाएगा। तो वैसे ही लगता है कि बादल में कोई विस्फोट हो गया जो पानी अचानक से नीचे आ गए। तो ध्यान रखना है बादल प्रस्फोट की घटना क्या होती है कि इसमें वर्षा जो होती है अत्यल्प समय में, बहुत कम समय में, 1 घंटे या इससे भी कम समय में 10 सेंटीमीटर की वर्षा हो जाए, और बहुत सीमित क्षेत्र में 10 से 20-30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वर्षा हो जाए, तो इसी घटना को कहते हैं हम लोग बादल प्रस्फोट की घटना। अब यहाँ पे बादल प्रस्फोट की घटना की परिभाषा भी हम लोगों ने देख लिया, इसके लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों को भी देख लिया, और इसके लिए जो पूरी क्रियाविधि है कि बादल प्रस्फोट कैसे होता है उस क्रियाविधि को भी हमने देख लिया। क्लियर है? अब फर्स्ट पेपर में आया हुआ है, 2024 में ये आया हुआ है। तो 2024 में क्या थी ये घटना? तो 2024 में घटना थी, तो थोड़ा सा इसका हम लोगों इसका एक होता है ना कि इसका स्ट्रक्चर कर लें। तो 2024 में जो प्रश्न आया था, ये प्रश्न था बादल प्रस्फोट की परिघटना क्या है? बादल प्रस्फोट की परिघटना क्या है? तो सबसे पहले इसको हम लोगों ने पूरा एक डिटेल में देख लिया है कि बादल प्रस्फोट क्या होता है, इसकी परिभाषा को देख लिए, इसके लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं को देख लिए, और इसकी क्रियाविधि को भी देख लिए। अगर यही क्वेश्चन थर्ड पेपर में आता तो यहां पर हम उसका आपदा के रूप में अवलोकन करते, और आपदा का प्रबंधन करने के लिए जितने भी स्टेज हैं या जितने भी चरण हैं उनकी बात करते। क्योंकि यहां पे हम लोग फर्स्ट पेपर में जो आया हुआ, और कब क्वेश्चन आया हुआ है? तो ये 2024 में ये प्रश्न आया हुआ है। कहां पे आया हुआ है? तो ये प्रश्न पत्र 1 में आया हुआ है। ठीक है, 2024 के मेंस के प्रश्न पत्र 1 में आया हुआ है कि बादल प्रस्फोट की घटना क्या है। क्लियर है? तो इसको हम लोगों ने देख लिया। अब थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं कि बादल प्रस्फोट की घटना क्या होती है। आई होप मेरा लिखा हुआ आप सब समझ पा रहे हैं, जो मैं क्लियरली लिख रहा हूं तो इसको समझ पा रहे हो। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कि क्या इसमें दिक्कत हो रही है, कहां पे शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसको बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। अब ध्यान से देखना, तो सबसे पहले क्या होगा कि इसको जब लिखेंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर जब लिखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले इसका होगा कि इसकी परिभाषा क्या है। तो भाई सबसे पहले इसकी परिभाषा को लिखना होगा कि बादल प्रस्फोट की परिभाषा क्या है। तो ठीक वही भारतीय मौसम विभाग द्वारा जो परिभाषा दी गई है कि 1 घंटे या इससे कम अवधि में 10 सेंटीमीटर या 100 मिलीमीटर की वर्षा हो, और एक बहुत सीमित क्षेत्र में हो, 10 वर्ग किलोमीटर, 20 वर्ग किलोमीटर या 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में हो, और इससे मूसलाधार वर्षा अल्प समय में हो, तो इसी को बोलते हैं बादल प्रस्फोट की घटना।
तो सबसे पहले परिभाषा होगी, फिर इसके बाद जो पहला चरण है परिभाषा का है, दूसरा चरण है आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या होंगी इसके लिए, आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या इसके लिए हैं। तो ध्यान रखना है आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या हैं। तो मैंने आपसे बताया था कि पहली इसके लिए दशा है कि वायु आर्द्र हो, जो वायु है वो आर्द्र हो और बहुत तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ रही हो। तो इसमें पहली दशा क्या है, तो आर्द्र वायु हो, मतलब ऐसी वायु जिसमें आर्द्रता की मात्रा खूब अच्छी खासी हो। दूसरी भौगोलिक दशा क्या हो, तो वायु के मार्ग में पर्वतीय अवरोध हो, ठीक है। तो वायु क्या हो, या तो पर्वत हो या उसके पास आगे पहाड़ी हो, ये पहाड़ी या पर्वत उसके मार्ग में अवरोध की भांति हो। तो ये आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं। फिर तीसरी इसमें क्या थी कि इस बादल प्रस्फोट की क्रियाविधि क्या है, कि इस बादल प्रस्फोट की क्रियाविधि क्या है, किस तरह से बादल प्रस्फोट होता है। तो इस क्रियाविधि में सेम वही जो प्रक्रिया है हम आप वहां पे बताएंगे कि जब उष्णाद्र वायु आगे की तरफ बढ़ती है तो ये पर्वत से टकराती है और पर्वत से टकराकर ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर की तरफ तेजी से उठती है। तो इसकी क्या होती है, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है, क्योंकि इसका तापमान बहुत तेजी के साथ गिरता है। सापेक्षिक आर्द्रता जब बहुत तेजी के साथ बढ़ती है और जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% के आसपास हो जाती है तब यह वायु संतृप्त हो जाती है। और वायु संतृप्त जब हो जाती है तो यहां पर संघनन की प्रक्रिया शुरू होती है। और संघनन की प्रक्रिया क्या होती है, जो गैसीय रूप में जल है, यह गैसीय रूप में जल या तो द्रव के रूप में या ठोस हिम क्रिस्टल के रूप में, ठीक है, या हिमकणों के रूप में ये परिवर्तित हो जाती है। तो हमने यहां पे कहा था कि जब ओशांक बिंदु के आसपास संघनन हो, यानी कि संघनन की प्रक्रिया 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, तो यहां बोलते हैं ओशांक बिंदु। और जब यही संघनन की प्रक्रिया 0 डिग्री सेल्सियस या इससे कम तापमान पे होती है, इसको बोलते हैं हिमांक बिंदु। क्लियर हो गया। अब ध्यान से, तो ये संघनन की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो जाएगी। संघनन की प्रक्रिया के लिए एक विशेष कण की जरूरत होती है और उस विशेष कण का नाम है आर्द्रताग्राही नाभिक। ये आर्द्रताग्राही नाभिक है। ये क्या होते हैं, ये अति सूक्ष्म कण होते हैं, जिसको हम लोग धूल कण कर पाते हैं। अगर वायुमंडल के संगठन पढ़ा होगा आपने तो वहां पे धूल कणों की बात कही गई थी। तो ये आर्द्रताग्राही नाभिक जो होते हैं, इनके चारों ओर ये जो गैसीय रूप में जल था ये धीरे धीरे संघनित होकर या तो द्रव के रूप में, जल की वर्षा बूंदों के रूप में, या हिम क्रिस्टल के रूप में, आइस क्रिस्टल के रूप में, हिम कणों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, यहां पे बादल बनता है। और बादल कौन से बनते हैं, तो ये होते हैं कपासी वर्षी मेघ का निर्माण होता है और इस साइड में मूसलाधार वर्षा होती है। अब ध्यान से देखिए कि यहां पे अब ये वर्षा किस तरह की है, तो ये पर्वतीय वर्षा है। पर्वतीय वर्षा ऐसी वर्षा होती है जो पर्वतों से टकराने के बाद होती है। तो इस पर्वत के भाग में जहां पर वर्षा होती है इसको बोलते हैं पवनाभिमुख ढाल। पवनाभिमुख ढाल, ध्यान रखिएगा, ये जो क्षेत्र है इसको बोलेंगे पवनाभिमुख ढाल, मतलब इसको बोलते हैं विंडवार्ड स्लोप, पवनाभिमुख ढाल। और यहां पे मूसलाधार वर्षा होती है, जबकि ये वाला भाग जो जहां पे वर्षा नहीं होती है इसको बोलते हैं पवनाविमुख ढाल, मतलब जहां पर वर्षा नहीं होती है, इसको वृष्टि छाया क्षेत्र भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब एक आता है फिर इसके बाद जो इसमें आता है, पहला तो हमने परिभाषा देख ली, आवश्यक भौगोलिक दशाएं देख ली, क्रियाविधि देख ली, तो ये क्रियाविधि देख ली। अब आता है कि भारत में वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पर बादल प्रस्फोट की घटना होने की संभावना होती है। तो अगर हम इसको देखें कि भारत में कहां पे बादल प्रस्फोट की घटना होती है, तो इसको ध्यान से देखना है कि भारत के वो क्षेत्र जहां पे बादल प्रस्फोट की घटना होती है, तो अगर हम भारत के मानचित्र, और देखिए ध्यान से इस तरह के प्रश्नों को जब हम डील करते हैं तो यहाँ पे भारत का मानचित्र जरूर बना के डील करना चाहिए। आप मेंस में अगर लिखते हैं सर, तो यहाँ पे क्या करना है ना कि हमको भारत का मैप भी बनाते चलना है। ठीक है, भारत का मैप जब आप बना के इस चीज को दिखाएंगे क्षेत्र को, तो इसमें मेंस में आपको मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ध्यान रखना है कि हमें भारत का मैप बना के इन सब चीजों को डिस्कस करना है। क्लियर है। अब देखिए ये जो भारत का मैप है, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है,
जब जहां जिसका विस्तार कहां पे है, तो गुजरात के दक्षिणी भाग में है, यहां महाराष्ट्र है, यहां गोवा है, यहां कर्नाटक है, यहां केरल है, तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर। और दूसरा, ये जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, यहां पर ये क्या होते हैं, यहां पर बादल प्रस्फोट की घटना होती है। तो पहला क्षेत्र है यहां पे कि ये है पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल। दूसरा क्या है, तो ये हिमालय क्षेत्र का हिमालय पर्वत श्रेणी का दक्षिणी ढाल है। और यहीं पर एक चीज और देखेंगे कि ये जो मेघालय राज्य भारत का है, यहां पे एक जगह है जिसका नाम है चेरापूंजी और मासिन राम। तो मासिन राम जो चेरापूंजी से 15 किलोमीटर दूर है, ये भारत का नहीं विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। और ध्यान रखिएगा कि मेघालय में 3 पर्वत श्रेणियां हैं, ये गारो है, ये खासी है और ये जयंतिया है। तो गारो पर्वत श्रेणी, ये गारो है, ये खासी है और ये क्या है, जयंतिया है। ये जयंती पर्वत श्रेणी है। यहां पे एक कीपाकार आकृति में ऐसे फैली हुई हैं। और जब ये पश्चिम बंगाल से, ये बंगाल की खाड़ी से हवा आर्द्र वायु ऊपर आती है, तो बीच में क्या है कि बांग्लादेश के एक समतल सतही भाग है, समतल धरातल वाला बांग्लादेश है। तो यहां से वायु सीधे पार करते हुए जब आती हैं, तो यहां गारो खासी जयंतिया का जो ये कीपाकार आकृति वाली एक पहाड़ियां हैं, इनमें वायु फंस जाती है और फिर यहां पर मूसलाधार वर्षा होती है। यहां भी बादल प्रस्फोट की घटना होती है मेघालय में। तो ध्यान रखना है कि बादल प्रस्फोट की घटना ज्यादातर अधिकांशतः जो होती हैं वो हिमालय क्षेत्र में होती हैं, फिर होती हैं पश्चिमी घाट में। तो आपने देखा होगा कि 2013 में ये घटना घटी थी केदारनाथ में, बादल प्रस्फोट घटना। फिर 2025 में भी घटी है ये, ठीक है, उत्तराखंड में भी घटी है और मनाली क्षेत्र के आसपास हिमाचल प्रदेश में भी घटी है। तो उदाहरण सहित, वर्ष में उदाहरण सहित, तो 2013 में कहां हुआ था, तो उत्तराखंड के केदारनाथ में। फिर 2025 में कहां हुआ है, तो उत्तराखंड में भी हुआ है और 2013-25 में ही ये हिमाचल प्रदेश में भी हुआ है, ठीक है। तो ये घटनाएं बादल प्रस्फोट की घटनाएं रही हैं। तो ये हमारा उदाहरण सहित इसकी एक तरह से व्याख्या है। तो हमने इस प्रश्न का उत्तर जो है वो देने का प्रयास किया है। अगर यही थर्ड पेपर में प्रश्न आएगा तो उसका उत्तर दूसरे तरीके से दिया जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन, आपने इस क्वेश्चन को या इस टॉपिक को समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।